हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की साइकोलॉजी की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग जो है ना सीटेट 2024 के लिए क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और आज की हमारी साइकोलॉजी की क्लास नंबर 3 है। जिन भी बच्चों ने जो लास्ट क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो आप सभी लोग जो है ना उन सभी क्लासेस को भी देख लें। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी क्लासेस का लिंक दे दिया जाएगा। और साथ ही में दोस्तों, हम लोगों ने जो है ना पहले भी जीन पियाजे का सिद्धांत और थॉर्नडाइक का सिद्धांत इन सभी को यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। तो उन सभी क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। तो देखिएगा, आज की इस क्लास में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीटेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे किस तरह से आपको जो है ना आंसर को लगाना है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जब आप क्वेश्चंस को लगाएंगे ना तो क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको अच्छे से समझना है। जैसे कि देखिएगा, इस इनमें से कौन सा कारक, अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का यहाँ पर मतलब होता है सीखना, आपको याद रखना है। और अभिप्रेरित का मतलब होता है मोटिवेट होना। तो अधिगम मतलब सीखने को अभिप्रेरित करने वाला इनमें से कौन सा कारक है। तो देखिए, बाहरी कारक हो जाएगा, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको विफलता से बचने के लिए यदि प्रेरणा मिलेगी तभी आप सीखेंगे क्या, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्ति की संतुष्टि। तो यहाँ पर आपने आंसर तो पहले ही देख लिया होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिएगा, मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ कि आप अभी अभी प्रेरित हैं कि आप सीटेट एग्ज़ाम निकालेंगे, उसके बाद जो भी एग्ज़ाम रहेगा आप उसको निकालेंगे और आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएगी। तो आप इसके प्रति क्या अभी प्रेरित हैं। यदि आप सीटेट एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, और आई होप आप सभी लोग सीटेट एग्ज़ाम जो है ना क्लियर कर लें। यदि आपका सीटेट एग्ज़ाम निकल जाता है तो आपको क्या होगा, आपका लक्ष्य जो है वह प्राप्त हो जाएगा और उससे आपको व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त होगी। इससे आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है ना उसके लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला कारक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि होती है। आगे देखिएगा, वाइगोत्स्की काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। तो वह कौन सा कारक है, ठीक है ना। यदि आप लोगों ने हमारा जो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है ना उसको अच्छे से रीड कर रखा होगा ना तो इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे। तो वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किस कारक की भूमिका पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक या फिर शारीरिक। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं। और यदि हम बात करें जीन प्याजे की तो वह किस पर जोर देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आपको नहीं पता है तो जीन प्याजे का सिद्धांत जरूर से पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि जीन प्याजे के सिद्धांत से 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल हर साल बनते ही हैं। आगे देखिएगा, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल कि एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 वर्ष, ठीक है ना। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75% है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। इसका एक सूत्र होता है, वो भी हम लोगों ने आई थिंक डिस्कस कर रखा होगा। यदि नहीं किया होगा तो हम आगे की जो क्लासेस हैं उनमें इंडिविजुअली क्लासेस में इनको डिस्कस करेंगे। और यदि किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए इसका आंसर कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। देखिए, विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर कौन सा विकल्प सही है, राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम करता है, कम कर देता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। विद्यालय आधारित मतलब विद्यालय पर पूरी तरह से निर्भर होता है मूल्यांकन, तो सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। तो जब देखिए मूल्यांकन होगा ना विद्यालय आधारित, तो बच्चे क्या करेंगे, उनकी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका हम निदान भी करेंगे, ठीक है, और अधिक जानकारी प्राप्त होगी, उसी हिसाब से हम उनको फिर पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। बच्चे कई तरह सीख सकते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे केवल, देखिए केवल एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, और यदि क्वेश्चन पॉजिटिव है, ठीक है ना, और उसमें नेगेटिव ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो यहाँ पर जो नेगेटिव वर्ड है ना वही आंसर हो जाएगा। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, बाहर भी सीखते हैं, वातावरण में सीखते हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल होते हैं।
बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएगा यहाँ पर लिखना, ठीक है ना, जिसमें हम हमारी उंगलियों का, ठीक है ना, उंगलियों का प्रयोग करते हैं, फिंगर्स का प्रयोग करते हैं। तो एक सूक्ष्म गतिक कौशल है कूदना, ठीक है ना, जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का काम होता है, दौड़ने में भी और चढ़ने में भी। तो यह कैसे सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं है। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं लिखना कैसा गतिक गतिक कौशल है, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो क्या करना नहीं चाहिए भी हो सकता है। उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक बिल्कुल नहीं, अन्य छात्रों से दूर रखना चाहिए, ऐसा भी नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे, तो उसे उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना, फिर उस हिसाब से उसकी योजना बनाएंगे पढ़ाई की। सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन, ये भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विकासात्मक गलती। अति सामान्यकरण तो होगा नहीं, सरलीकरण भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं, विकासात्मक, क्योंकि उन्हें विकास होगा ना। विकासात्मक गलती ऐसे करेंगे, देखिए एक तो बच्चा मातृभाषा के रूप में सीख रहा है, तो मातृभाषा में यदि कोई भी सीखता है ना तो काफ़ी अच्छे से आप सीख जाता है। जैसे कि देखिए हमारी मातृभाषा हिंदी है ना, तो हम लोग हिंदी, यदि हिंदी में कुछ चीज़ सीखेंगे ना तो अच्छे से हमारा विकास हो जाएगा और जल्दी समझ में आ जाएगा। और यदि उसी भाषा को, हिंदी को, जैसे कोई मान लीजिए साउथ का बच्चा और वो हिंदी में उस चीज़ को सीख रहा है तो उसको विकासात्मक प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। देखिए, संगति की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुदेशन की आवश्यकता, भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये तीनों क्या है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं से संबंधित हैं। लेकिन नियमित रूप से शारीरिक अपशिष्ट बाहर निकलना, ये तो शारीरिक मनोवैज्ञानिक हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, जो कि सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग यहाँ पर देखिएगा सूक्ष्म गतिक कौशल और यहाँ पर गतिक कौशल,